वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, तो चैप्टर नंबर 6 में जितने थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशन हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब आपको पता है, याद है? बोनस वाला एक बार रिपीट करो। यस मैम, एक बार बास्केट ट्रेडिंग और रिपीट कर देना प्लीज। बास्केट ट्रेडिंग, बोनस एंड उसके अलावा मैम बुक क्लोजर कर दो एक बार। ब्लू चिप्स भी बताना है। ब्लू चिप्स, डिफेंसिव स्टॉक भी मैम। बीटा भी बता दो मैम। एक एक करके सारे रिपीट करा लो। मैं आप ब्लू लोग चिप सेशन का अपलोडेड वर्जन दे दूंगी, उसमें से पढ़ना, ठीक है? और छोटी बोनस तो कर ही दो मैम एक बार। क्या कर दूं? बोनस बोनस मैम, बोनस वाला तो मैम कर ही देना मैम। हाँ, बोनस मैं कर देती हूँ। उसके अलावा बताओ, बोनस के अलावा डिफेंसिव स्टॉक मैम। क्लोजर बता दो। इनकम स्टॉक, बीटा भी कर दो मैम रिपीट। बोनस से स्टार्ट करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है सौरभ, अगर ये कल वाला टॉपिक समझ में ना आए तो पैनिक मत होना। आज से जो चलेगा उसमें कल वाला कोई लिंक नहीं है। ओके मैम। नया स्टार्ट करेंगे, उसमें कल वाला कोई भी लिंकअप नहीं होगा। बस एक ये जो टॉपिक में रिपीट करवा रही हूँ ये कल से लिंकअप जरूर है। बोनस कोई भी चीज क्या आप बीच बीच में से डेफिनेशन करा रहे हो क्या मैम? जब पढ़ा था तो मैम सारी बहुत सारी थे है ना, बुक्स में है ना, वो ना सीरीज में ऐसे डाली हुई है, ए फिर बी फिर सी फिर डी, आपस में अल्फाबेटिकली है मैम। तो चीजें एक साथ पढ़नी चाहिए ना, वो मैं एक साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है? चलो, बोनस का मतलब है जैसे हमें कुछ फ्री में मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, हम बोलते हैं बोनस पॉइंट मिल गए तो मुझे, तो वो होता है अपना बोनस। ऐसे ही कुछ कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री शेयर्स बांटती है, यानी कि शेयर्स कैसे मिलते हैं आपको? बिल्कुल फ्री। तो जब ये फ्री शेयर्स मिलते हैं तो शेयर होल्डर के लिए हो गया बोनस, लेकिन बोनस में मिला क्या? शेयर्स, इसलिए इसको बोला जाता है बोनस शेयर्स, ठीक है जी। अब बोनस शेयर्स है यानी कैसे जा रही हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्या कंपनी के पास पैसा आ रहा है? पैसा आया? कंपनी को पैसा मिला? नो मैम। नो मैम। नहीं मिला। तो क्या वेल्थ इंक्रीज हुई? नो नो मैम। मैम। वेल्थ भी इंक्रीज नहीं हुई, यानी कि वेल्थ भी एज इट इज बची, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। तो ये फ्री कैसे दिए कंपनी ने? क्या लॉस खा के दिए थे? नहीं, कंपनी के पास ना बड़ा सारा प्रॉफिट बचा हुआ था, जिस प्रॉफिट को वो यूज करना चाहती थी। इस प्रॉफिट को यूज करने के लिए क्या सोचा कि प्रॉफिट है किसका? शेयर होल्डर्स का। +1 +2 में हम लोग अकाउंट्स पढ़ते थे, क्या वहां पर कैपिटल फंड बनाया था? यस मैम। यस मैम। शेयर कैपिटल वाला पैसा इक्विटी से जो आया, प्रेफरेंस से जो आया, उसके बाद कुछ रिजर्व्स डालते थे। इस रिजर्व्स के अंदर P&L भी इंक्लूड होता था, P&L का अमाउंट, यानी कि इसमें जो पैसा पड़ा है वो किसका होता था? वो कैपिटल फंड में इंक्लूड होता था, और कैपिटल फंड डायरेक्टली होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, यानी कि इनका पैसा है ये। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बोला इनका पैसा इन्हीं को लौटा देते हैं, लेकिन पैसा नहीं बांटेंगे हम शेयर्स के फॉर्म में लौटाएंगे, ठीक है जी। तो इन्होंने इनका पैसा इन्हीं को लौटा दिया, किस फॉर्मेट में? फ्री शेयर्स के फॉर्मेट में, इसीलिए इसको बोनस शेयर बोल दिया। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा वेल्थ इंक्रीज नहीं हुई। क्यों इंक्रीज नहीं हुई? क्योंकि इक्विटी शेयर्स और फ्री रिजर्व्स दोनों के ऊपर अधिकार किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। उनको उनका अधिकार वैसे ही मिल रहा है, अगर वो बोनस शेयर ना भी मिलते तो भी उनका कैपिटल इतना ही होता, बोनस शेयर मिल गए तो भी उनका कैपिटल इतना ही है। अब इस कॉन्सेप्ट से ये समझो कि जब ना हमारे पास कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया होगा, जब बोनस शेयर मार्केट में आया होगा, तो हमारे यहाँ पर इक्विटी क्या बड़ी होगी? इक्विटी में पैसा आया, इक्विटी कैपिटल बड़ी हमारे पास। सपोज पहले हमारे पास थी 10,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले, तो हमारे पास कितनी इक्विटी थी उस टाइम? 1 लाख। अब इन्होंने बोनस शेयर इशू किए, इन्होंने जो बोनस शेयर इशू किए, मान लो 10,000 बोनस शेयर इशू कर दी कंपनी ने, लेकिन क्या इस 10,000 के लिए कुछ पैसा लिया? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यहाँ तो कोई पैसा इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि जब टोटल किया तो पैसा कितना था? 1 लाख। 1 लाख। शेयर कितने हो गए अब?
कितने शेयर हो गए? 20,000। 20,000। पैसा आया नहीं, शेयर डबल हो गए मार्केट में, यानी कि कंपनी के भी कोई पैसे का बेनिफिट नहीं हुआ और शेयर होल्डर्स को भी कोई पैसे का बेनिफिट नहीं हुआ। पहले पर शेयर वैल्यू बनती थी 10 रुपए, अब पर शेयर वैल्यू कितनी बनेगी? 5 रुपए। तो शेयर की वैल्यू हमेशा डाउन हो गई इसमें बोनस इश्यू आने के बाद। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फायदा हुआ, ना ही कंपनी को कोई फायदा हुआ। बस इन्होंने क्या किया, एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल दिया, जो जहां था वो वहीं रह गया। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू तो बता गिरी। दो। बोलो। शेयर का रेट कम हो गया मैम, ये बात बता दो। हाँ, शेयर का प्राइस डाउन हो गया क्योंकि ये तो फ्री में मिले थे ना कुछ प्राइस तो इनका भी रखना है। तो टोटल शेयर और टोटल कैपिटल, इनको आपस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पर शेयर का वैल्यू निकलेगा, यानी कि टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू पर शेयर वैल्यू। लेकिन मैम बोनस शेयर इशू करने से तो प्राइस राइज होता है ना शेयर्स का। आपको वो वाला कंसेप्ट भी बता रही हूँ, तभी मैं वापस बोनस की डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। तो बोनस की डेफिनेशन क्या बोलती है? अ फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर मेड इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अ बोनस शेयर डजंट कॉन्स्टिट्यूट एडिशनल वेल्थ। एक मिनट। Does not constitute additional wealth to shareholders. It merely signifies recapitalization of reserve. Recapitalization of reserve क्यों? क्योंकि इस रिजर्व को अब किसमें बदल दिया गया? शेयर कैपिटल। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। पहली दो लाइन क्लियर हमें? यहाँ तक वाली लाइन क्लियर? इस लाइन में कोई दिक्कत है? यस मैम। यस मैम। दिक्कत है या क्लियर है? क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पर दिक्कत होंगी आपको। However, the expectation of bonus share has a bullish impact on the market sentiments and causes share price to go up. अब इसमें क्या हुआ? इसके अंदर ये बोलता है कि although बोनस शेयर से उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में न्यूज आई। मार्केट में क्या आई? न्यूज कि फलानी कंपनी फ्री में शेयर बांटेगी, रेपो बढ़ेगी मैम, फ्री में शेयर मिलेंगे। अब जब हम इंडियंस ठहरे, कहीं पे भंडारा भी लगा होता तो लाइन लगा के पहुंच जाते हैं, फ्री में शेयर्स मिलेंगे, ये बात सुनते ही हमारे कान खड़े हो गए। अब फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं तो लोग लगे शेयर्स परचेज करने के लिए, क्योंकि फ्री शेयर किसको मिलेंगे? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। याद है कल करवाया था, फ्री शेयर किसको मिलेंगे? जो यस मैम। एग्जिस्टिंग शेयर। तो जब फ्री में शेयर मिल रहे हैं, लोगों ने धड़ाधड़ शेयर परचेज करने स्टार्ट कर दिए। जब ये इन्होंने शेयर परचेज करने स्टार्ट किए तो मार्केट में एकदम से इनके शेयर्स की डिमांड बढ़ी। अब सप्लाई तो उतनी ही रहेगी, सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हुई, डिमांड बढ़ गई। तो किसी भी चीज की जब डायरेक्टली डिमांड बढ़ा दी जाती है तब कोई ना कोई उसका प्राइस में चेंज आता है, हल्की बहुत प्राइस ऊपर जाती है। ये है मार्केट कॉन्सेप्ट। और जो पहले हमने पढ़ाया कि कोई वेल्थ कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, वो एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कोई नया चेंज आया ही नहीं ना। शेयर होल्डर को तो वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, कुछ नई चीज थोड़ी मिल रही है उन्हें। पहले भी उन्हें 1 लाख रुपया ही मिल रहा था, अब भी उन्हें 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बट एज पर द मार्केट उन्हें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि लोगों में न्यूज क्या जाएगी? आपको शेयर परचेज करनी चाहिए। जितने ज्यादा शेयर परचेज करोगे, यानी कि जितना ज्यादा मार्केट में शेयर परचेज होगा, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस इम्पैक्ट को बोला जाता है बुलिश इम्पैक्ट। ठीक है, इस इम्पैक्ट को क्या बोला जाता है? आपका बुलिश इम्पैक्ट। तो बुलिश इम्पैक्ट आने से मार्केट में हमेशा प्राइसेस अप जाते हैं, डाउन नहीं जाते। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से प्राइस अप हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन की वजह से 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ प्राइस में अप होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट शांत होएगी तो प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार की उछाल आता है मार्केट में, लंबे टाइम के लिए नहीं चलता ये उछाल। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड, उस टाइम पे छोटा सा बुलिश इंपैक्ट आता है मार्केट के अंदर।
क्लियर? मैम इस टाइम पे इतना बुक deep क्लोजर नहीं भी तो पूछा होती जाता है। ना। एक एक करके बोलो। मैम यस सावन। ये ब्लू चिप बता दो इसका। सा तेज तेज बोलो थोड़ा, मुझे सुनाई नहीं दिया तुमने क्या बोला। ब्लू चिप बताना मैम इसके बाद अब। चिप कंपनीज, ठीक है। अच्छा, बोनस क्लियर है? मैम ये इतना डीप नहीं पूछा Yes, जाता ma'am. ना बोनस शेयर। इतना डीप तो आपकी बुक्स नहीं है, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही करवाया मैंने। अभी तक तो कोई डीप आपको चीज करवाई नहीं इस चीज के लिए। ये 4 लाइनें है ना, इन 4 लाइनों का मतलब ही है, इससे डीप नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम लेवल है Okay, आपका ma'am. फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। मैम ये मिलते तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही है ना? दोबारा बोलो। मैम ये शेयर्स मिलते तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही है ना? बिल्कुल एग्जिस्टिंग को ही मिलेंगे। हम जो उस टाइम खरीद रहे हैं उनको तो नहीं मिलेंगे। देखो खरीद रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन, उसके लिए मैंने आपको करवाया था क्या, बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट। बुक क्लोजर क्या? यस मैम, वहीं से कंफ्यूजन हो रही है उसी पॉइंट की वजह से। नहीं, देखो अब मान लो मार्केट में पहले न्यूज आ गई कि हम लोग थोड़े टाइम के बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़े टाइम के बाद बोनस इश्यू देने वाले हैं। अब जैसे ही बोनस इश्यू का वो चला गया मार्केट में, बोनस इश्यू के बाद क्या होगा, बोनस इश्यू के बाद यहाँ पर एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लो 5-7 दिन का भी टाइम मिल गया तो उस टाइम पे भी तो परचेज कर सकते हैं। बुक क्लोजर से पहले जिन्होंने परचेज कर लिए उनका बेड़ा पार है, लेकिन बुक क्लोजर के बाद वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा ये बोनस वाला। बट फिर भी लोगों को थोड़ा दिमाग में रहता है कि कंपनी के पास पैसा अच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, तो एक पॉजिटिव अपना इंप्रेशन छोड़ती है मार्केट के ऊपर। और जिस चीज का पॉजिटिव इंप्रेशन होता है ना, उस चीज को हम जरूर परचेज करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो हमेशा यही नजर लगा के रखते हैं कि किस कंपनी का क्या किस टाइम आने वाला है, और जिस टाइम मार्केट में वो चीज आती है एक्चुअल में, तो उस टाइम उसका फ्लो जाता है, अपसाइड बिल्कुल जाएगा। मैगी का केस सुना था आपने, नेस्ले में जो केस आया था एक बार, मैगी बैन कर दी गई थी। यस यस मैम, उसके Yes, सामने में लैड मिला। डाउन गया था क्योंकि मैगी बैन हो गई थी, तो उन लोगों को लगा कि इसका तो मेन प्रोडक्ट ही यही है, तो उस मेन प्रोडक्ट मैगी की वजह से तो काफी उसने लॉस झेला था, लेकिन वो बहुत जल्दी क्या हो गया, कवर कर लिया था उसने, क्योंकि मैगी बहुत जल्दी मार्केट में वापस आ गई थी। अब तो डबल रेट हो गया। बिल्कुल, तो ये थोड़े बहुत टाइम के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेंगे। तो एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन बेस होते हैं ये इम्पैक्ट, बुलिश या बियरिश, ठीक है। ओके मैम, ओके चलो मैम। जी, इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट रिपीट करवाने मैम हैं जो आपको, मैम बुक क्लोजर रिपीट करवा दो। मैम ब्लू चिप रहेगी, ब्लू चिप। ब्लू चिप की करूंगी मैं रिपीट, वो इसमें इतना कोई टेक्निकल नहीं था, उसके लिए मैं जूम सेशन का वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैम बीटा। बास्केट ट्रेडिंग बता दो। मैम बास्केट ट्रेडिंग बता तो ये फर्स्ट लेक्चर पूरा ही रिपीट हो जाएगा ऐसे नहीं, आज का लेक्चर करते हैं। एक बुक क्लोजर में बता रही हूँ कि बुक क्लोजर ऑफलाइन कब से चालू होगी मैम? पता नहीं अभी, और अभी म्यूट ऑन कर लो। करवा सकते हो मैम, आप करवा। हाँ मेरे हाथ में परमिशन है, मोदी जी से परमिशन लेके आऊंगी मैं पहले। मोदी देखने थोड़ी ना आएगा। तो बस म्यूट ऑन कर लो अपना। नेक्स्ट है हमारे पास बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट। बुक क्लोजर, जिस दिन क्या की जाए, बुक्स क्लोज की जाए। ये बेसिकली क्यों की जाती है, टू नो या फिर अपडेट व्हाट रजिस्टर्स, या तो अपने रजिस्टर्स को देखना है या अपडेट करना होता है किसको, रजिस्टर्स को। उस चीज के लिए बुक्स अपडेट की जाती हैं। इस अपडेट से होगा क्या, अब जैसे हमने बोनस इश्यू पढ़ा था, बोनस इश्यू किसको मिलेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो उसके लिए पहले उसकी बुक क्लोज करनी पड़ेगी। उसकी बुक होती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। शेयर होल्डर्स की बुक का नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब इस बुक को पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो जब हमें बोनस इश्यू लेके आना है, सपोज आज तारीख है क्या, 2 जुलाई है, हम लोगों को 15 दिन बाद यानी कि 17 जुलाई को बोनस इश्यू लेके आना है। आज हमने डिसाइड कर लिया, तो हम आज एक डेट निकालेंगे कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम लोगों को अपने खाते बंद करने पड़ेंगे, अपनी बुक्स बंद करनी पड़ेगी, ताकि हम जान पाए किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो बीच में एक टाइम निकाल लिया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपडेट करना है हमें, नाम जानने हैं इनके, तो इनका नाम जानने के लिए बुक क्लोज करो।
अपडेट करो, और जो भी उस दिन पे यानी कि इस ड्यूरेशन में बुक क्लोजर के टाइम पे जो मेंबर्स होंगे एक्चुअल में रजिस्टर्ड मेंबर्स आपके, उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा और किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इतना क्लियर? मैम कितने टाइम पीरियड के अंदर करनी पड़ती है उन्हें अपनी? क्या चीज कितने टाइम में होती है? बुक ये क्लोज डेट बुक पूछ क्लोज मैम। बुक क्लोज का अलग अलग टाइम है, इवेंट बेस्ड होती है आपकी। 10 से 15 दिन का टाइम जनरली रहता है इनका। 10 से 15 दिन भी कर सकती हैं, 7 दिन भी कर सकती हैं। तो वो टाइम पीरियड आपका इंटर में है, इतने उतावले मत हो, इंटर में आएगा आपके लिए। कंप्लीट टाइम पीरियड है, मैक्सिमम कितना खुल सकता है, मिनिमम कितना खुलेगा, कब खोलना जरूरी है और कब खोलना जरूरी नहीं है, बुक क्लोजर के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पूरा पढ़ोगे डिटेल में। अभी बस इतना मैम वो समझो कि डिविडेंड के वक्त भी, डिविडेंड देते वक्त भी बुक क्लोज होती है ना? समझ में नहीं आया? डिविडेंड के टाइम पे बिल्कुल, जब भी पता करना हो एग्जिस्टिंग कौन है तब बुक क्लोज 100% होगी, कंपलसरी होगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पता करने के लिए बुक क्लोज करनी पड़ेगी कंपनी को। आजकल जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग आई है, ट्रेडिंग इतनी हो जाती है। बस अब पुराना कोई रिपीट नहीं करेंगे, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? चलो अब है हमारे पास ब्रोकरेज। ब्रोकरेज किसको दिया जाता है? आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे जब +2 में, एक अंडरराइटर होता है हमारे पास, ब्रोकर। पढ़ा? यस मैम, यस मैम, एडिटर होता है, शेयर्स Yes, ma'am. को लिखता है। इंटरमीडियरी होता शेयर है, को ब्रोकर बेचने भी हैं। बोल सकते हो काइंड ऑफ। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको अंडरराइटर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप सबने पढ़ा है अंडरराइटर, और भी काफी तरह के ब्रोकर्स होते हैं स्टेक मार्केट में। तो अंडरराइटर क्या करता था? ईश्वर कंपनी को क्या कहता था, देख तेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत है और तुझे डर है कि मार्केट से मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, तो मैं तेरी गारंटी लेता हूँ कि तेरा ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैं दिलवाऊंगा। इस गारंटी के लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी के लिए अंडरराइटर को क्या मिलता है? अंडरराइटिंग कमीशन। कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन। तो जैसे ये कमीशन है अंडरराइटर का, इसको ब्रोकरेज भी बोला जा सकता है, यानी कि ब्रोकर को मिलने वाला पैसा इज ब्रोकरेज। अंडरराइटर इज अ काइंड ऑफ ब्रोकर जो एक इशूइंग प्रोसेस के बीच में काम में आता है। वैसे ही आपके पास बड़े सारे ब्रोकर होते हैं जब आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते हो। इन डीप में आप बाद में पढ़ोगे क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, आपके स्टॉक ब्रोकर होते हैं, आपके मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, तो उन सबको ब्रोकर्स ही बोला जाता है। यहाँ पर इतने नाम समझाना इजी नहीं है, इसीलिए मैंने अंडरराइटर का एग्जांपल लिया। तो ब्रोकरेज इज द, अंडरराइटर और ब्रोकर अलग अलग नहीं होते? अंडरराइटर भी काइंड ऑफ है तो ब्रोकर ही आपका जो साथ में काम करवा रहा है, लेकिन उसका नाम अलग पर है। अंडरराइटर के तो मैम सुनो तो, उसका नाम अलग है, एक अलग से उसका कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला कि मैं अंडरराइटर का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको आता है ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ समझाने के लिए कि मान लो अंडरराइटर भी क्या है, एक आपका ब्रोकर है। ये मैं बोल नहीं रही कि इसको कमीशन की जगह ब्रोकरेज ही मिलेगा, लेकिन जो उसको कमीशन मिलता है दैट कैन बी एज एन ब्रोकरेज। जो ब्रोकरेज मिलेगी किसको? किसी ब्रोकर को। समझाने के लिए था एग्जाम्पल, ठीक है? चलो जी, द मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेबल इज डिटरमाइंड बाय द सेबी। तो जो सेबी के अंदर काम करते हैं ब्रोकर्स, उनका मैक्सिमम चार्ज कितना होगा वो भी डिफाइन करता है सेबी, यानी कि खुला नहीं मांग सकते आप, जितना मन करे उतना मांग लिया। सेबी लिमिट डिसाइड करेगा, मिनिमम भी करता है कहीं जगह मैक्सिमम भी करता है कि मैक्सिमम इतना ही ले सकता है तो क्लाइंट से, इससे ऊपर नहीं लेगा, ठीक है? तो ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज वो अमाउंट है या वो कमीशन है जो कौन लेता है? जो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज ऐसा रिस्क जो कि बिजनेस से है। जब ऐसा रिस्क हो जो कि बिजनेस से है तो उसके अंदर से कंपनी का टोटल रिस्क नहीं आता। टोटल रिस्क में से, अच्छा कंपनी में कितने तरह के रिस्क हो सकते हैं? 5 टाइप ऑफ रिस्क। एक कंपनी है, इसमें रिस्क हो सकते हैं कौन कौन से? एक्यूलेटिव, फाइनेंशियल। पूरा मत निकाल के लाओ, पुराना कंसेप्ट। मैं 2 तरह के बताती हूँ आपको। रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं आपके? एक तो रिस्क होता है जो आपका मार्केट ऑपरेशन से आता है, या ऑपरेशनल रिस्क होता है, ऑपरेशन से आता है। दूसरा रिस्क होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क,
मतलब जब आप पैसा बोरो करते हो, तो जब आप पैसा बोरो करते हो, पैसा डूब गया या फिर पैसा चुकाना पड़ेगा, पैसा ना दिया तो ऐसा होगा वैसा होगा, उस रिस्क को कवर करते हैं हम फाइनेंशियल रिस्क में। मार्केट रिस्क क्या है आपका? मार्केट ऑपरेशन रिस्क, आपने जो काम करना स्टार्ट किया है, जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है बिजनेस का, उस बिजनेस में जो रिस्क इन्वॉल्व है। आज फॉर एग्जांपल आप फैशन इंडस्ट्री में हो, बड़ी जल्दी क्या करती है, अपने आप को अपडेट करती है, पुराना सारा प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो वो सब क्या है आपके मार्केट रिस्क है, या फिर मैं बोलूँ आपका बिजनेस रिस्क है। यानी कि रिस्कीनेस इनहेरेंट इन फर्म्स ऑपरेशन, आपके काम की वजह से, नेचर ऑफ वर्क की वजह से जो रिस्क होता है उसको क्या बोला जाएगा? आपका बिजनेस रिस्क। और टोटल रिस्क में आपका सब कुछ आ जाएगा, एक बिजनेस के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, आप लोगों को वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बायर कौन है? जो खरीदे, जो खरीदता है मैम सिक्योरिटीज। प्लेस द ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी। सेबी में भी सेम ही मतलब होता है बायर का, जो ऑर्डर प्लेस करता है वही बायर है। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक आप पढ़ चुके हो अपने फर्स्ट चैप्टर में भी और अपने +2 में भी। तो स्टॉक क्या होता है? जो मैम खरीदा और बेचा था, जो खरीदा जो था, माल वगैरह का जो रखा होता है माल जैसे कंपनी पैसा मंगवाती है, होता है किसी भी बिजनेस वैल्यू का या फिर बिजनेस की नेटवर्क को स्मॉलेस्ट बिजनेस नेटवर्क को जब आप स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते हो, बिजनेस नेटवर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट या फिर बेस यूनिट से बहुत कम होता है। जैसे कि किसी भी शेयर की वैल्यू 1 से 10 रुपए में मूव करती है। ये जो 1 से 10 रुपया होता है ना, ये इसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पता है? यस मैम। यस मैम। फेस Yes, वैल्यू ma'am. होती है जो बुक्स में है, या एक्चुअल जो उसका रेट होता है, जो उसका एक्चुअल रेट Rate आपने है। डिसाइड किया। और मार्केट वैल्यू इशू किया होगा इस पर सेल की है, जिसपे स्टार्टिंग में इशू क्या इशू की है मैम उनको। बिल्कुल इशू के टाइम पे। और मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू। सेल हो मैम गया। जो उसके करंट बाद चल होती रही है है। इशू करने के बाद में बिल्कुल। करंट। अब आप इतने शेयर्स देखते हो, कोई शेयर्स कितना है, हजारों का भी होता है, काफी हजारों का भी शेयर होता है, जिसको हम परचेज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। यानी कि 25,000, 50,000, 75,000 रुपए तक के भी शेयर होते हैं। तो उन जब शेयर्स को परचेज करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन जब हम उनका डिनोमिनेशन चेक करते हैं ना, तो डिनोमिनेशन उनका वही मिलता है 1 से 10 रुपए के बीच में, मैक्सिमम 10 रुपए मिलता है उनका डिनोमिनेशन। लेकिन मार्केट प्राइस बड़ा होता है। तो फेस वैल्यू क्या है? वो नॉमिनल वैल्यू जो किसी के फेस पे लिखी है, या तो आपकी बुक्स में लिखी है या फिर वो इशू के टाइम का प्राइस है। इसको फेस वैल्यू भी बोला जा सकता है और नॉमिनेशन वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं इसको। ये तो आप अपने +2 में भी पढ़ के आए हो, अकाउंट्स में जब आप करते थे। शेयर्स किस पे रेगुलेट करते थे? फेस वैल्यू पे या फिर इशूड प्राइस पे? फेस वैल्यू पे मैम। फेस वैल्यू। तो वही है फेस वैल्यू जो आप +2 में पढ़ के आए थे, यानी कि आपकी मिनिमम वैल्यू या बुक वैल्यू जिस पे एक्चुअली शेयर आपका रजिस्टर हुआ। मार्केट वैल्यू जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है। अब बात कर रहे थे हम स्टॉक की। तो स्टॉक क्या है? कंपनी की एसेट को आपने स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर दिया, जिसको बोला जाता है शेयर प्राइस या फिर स्टॉक। जब आप इस कंपनी में स्टॉक परचेज करते हो, तो यानी कि आपने इस नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा परचेज कर लिया। यही मतलब हुआ ना, नेटवर्क को डिवाइड किया। एक स्टॉक को परचेज करने का मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा परचेज कर लिया। जितना ज्यादा स्टॉक परचेज करोगे आप, उतने ज्यादा इसकी नेटवर्क में क्या बनोगे? हिस्सेदार। तो स्टॉक आपको क्या दिलवाएगा? ओनरशिप। स्टॉक क्या दिलवाता है आपको? ओनरशिप। कंपनी के नेटवर्क में, कंपनी की एसेट में आपको हिस्सेदारी दिलवाता है। उस चीज को बोला जाता है स्टॉक। स्टॉक दैट इंडिकेट्स ओनरशिप ऑफ अ पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशन, अ शेयर ऑफ स्टॉक। स्टॉक दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जिसको प्रेफर्ड स्टॉक बोला जाता है, और दूसरे कॉमन स्टॉक जिसको इक्विटी शेयर्स भी बोला जाता है। तो प्रेफर्ड स्टॉक को प्रेफर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसे प्रेफरेंस मिलती है।
डिविडेंड मिलेगा तो उसे पहले मिलेगा, पेमेंट मिलेगी तो उसे पहले मिलेगी, सब कुछ उसे इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। और इक्विटी को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, ना ही उसकी कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होती है, जबकि उनका कोई फिक्स परसेंटेज हो सकता है और नहीं भी हो सकता। स्टॉक ऑल्सो मीन्स द स्टॉक ऑफ गुड्स, द स्टॉक ऑन हैंड, द इन्वेंट्री ऑफ अ कंपनी। और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आ जाऊं, अपने प्लस 2 में हम लोगों ने जब स्टॉक का मतलब पढ़ा था तो इन्वेंट्री भी पढ़ा था और गुड्स का मतलब स्टॉक होता है जो हम इकट्ठा करके रखते हैं, बोलते हैं ना काफी है स्टॉक, तो हमारे पास काफी स्टॉक पड़ा है, यानी कि काफी माल अभी भी गोडाउन में पड़ा है या इन्वेंट्री है कंपनी की। तो स्टॉक के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक मीनिंग तो है शेयर और एक मीनिंग है माल। क्लियर? यस मैम। फेस वैल्यू कर लिया हमने, साथ में इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? कंपनी की नेटवर्थ जिसमें हिस्सेदारी आपको मिल रही है। तो कैपिटल सप्लाइड बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन स्टॉक पेड इन रिटेन्ड अर्निंग, ओकेजनली सर्टेन रिजर्व, टोटल इक्विटी इज कॉमन इक्विटी प्लस प्रेफर्ड स्टॉक। तो टोटल नेटवर्थ कंपनी की क्या होती है? टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आती है, प्रेफरेंस भी आता है और रिजर्व्स भी आते हैं। ये सारा मिला के कंपनी की नेटवर्थ बनती है। जो पूरा शेयर कैपिटल वाला फंड होता था ना, +1 +2 याद करो, कंपनी अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, नीचे इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जितने भी तरह के रिजर्व होते थे वो सारा किसका पार्ट होता था? कैपिटल का। वही कैपिटल कंप्लीट आपकी क्या कहलाती है? नेटवर्थ।